नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ लगातार इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और अब तक इस बुक के 17 अध्यायों को हम समाप्त भी कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में भारतीय राजनीति में जिन नई विचारधाराओं का जन्म होता है या जिन नई विचारधाराओं से भारतीय राजनीति प्रभावित होती है, चाहे वो समाजवादी विचारधारा रही हो, साम्यवादी विचारधारा रही हो, उसके बारे में बात की और इसी समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के भारत में कौन-कौन से नए संगठन बने, उन्होंने क्या-क्या कार्य किए, इसके साथ-साथ क्रांतिकारी दर्शन, इन सभी चीज़ों पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की। आज का ये जो चैप्टर है आपका, ये मेनली साइमन कमीशन के विरोध से संबंधित है। इस अध्याय के अंतर्गत हम सबसे पहले तो इसी प्रोसेस को जानेंगे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति, जिसे हम भारतीय विधिक आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसकी नियुक्ति किस तरीके से हुई, इस पर भारतीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, क्या रिएक्शंस रहा और भारतीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सरकार के नेतृत्व में पुलिस ने किस तरीके से क्रांतिकारियों का दमन किया और इस कमीशन की नियुक्ति के जो प्रभाव थे, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा चरण जो इस अध्याय का है, वो है नेहरू रिपोर्ट, जिसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। नेहरू रिपोर्ट की क्या-क्या प्रमुख अनुशंसाएँ थीं, उनके बारे में बात करेंगे और मुस्लिम इसके साथ-साथ हिंदू, ठीक है? हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक प्रतिक्रिया नेहरू रिपोर्ट के प्रति क्या रही, उसके बारे में बात करेंगे और फिर नेहरू रिपोर्ट से असहमत होकर के मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति के विषय में, साइमन कमीशन की नियुक्ति के विषय में। इससे पहले जैसे हमने जाना था कि 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो अधिनियम था उसको पारित करते समय सरकार ने ये डिक्लेयर किया था, सरकार की ये घोषणा थी कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्षों के बाद यानी 1929 में इस अधिनियम के द्वारा जो सुधार हुए हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और इस समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान सरकार ने तत्कालीन समय में रखा था। तो ये जो साइमन कमीशन आया था, वैसे आप देखते हैं साइमन कमीशन 1927 में आया, लेकिन कायदे से इसको आना था 1929 में। तो 1929 से 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति के पीछे का जो कारण था, उसको समझिए कि ब्रिटेन में चुनाव होने थे और तत्कालीन समय में ब्रिटेन में जिस पार्टी की सरकार थी, वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है? तो कहीं न कहीं वो अपने शासनकाल के दौरान ही इस आयोग की नियुक्ति कर देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लेबर पार्टी से उसकी जो भी विचारधारा है वो प्रभावित हो। ठीक है? तो 1927 में निर्धारित समय से पूर्व ही भारतीय विधिक आयोग या साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य तो मैंने आपको बताया कि 1919 का जो अधिनियम था, उसकी समीक्षा करना कि भारत में सुधार कहाँ तक हुए हैं। और दूसरा उद्देश्य ये था कि क्या भारत स्वशासन के लिए तैयार है? क्या भारत इस स्थिति में पहुँच चुका है कि अगर उसको उत्तरदायी शासन दे दिया जाए, तो उसको वो रन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ठीक है? आयोग की नियुक्ति के समय ब्रिटेन में कंज़र्वेटिव पार्टी की सरकार थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इस कमीशन का जो अध्यक्ष था, वो जॉन साइमन था और इसी के नाम पे इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। इसके अतिरिक्त इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, वो सभी अंग्रेज थे। एक ये भी कारण था कि भारतीयों के लोगों द्वारा इस पर विरोध स्वरूप तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए समीक्षा करना था। शासन किसको देने की बात हो रही है? भारत को देने की बात हो रही है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का समय ठीक है या नहीं है? क्या भारत को स्वशासन दिया जा सकता है? और भारत के शासन के संबंध में ही जो आयोग गठित किया जा रहा है, जो समीक्षा कर रहा है, उसमें भारत का ही कोई व्यक्ति नहीं है। यानी भारत स्वशासन के लिए तैयार है या नहीं है, इसका निर्णय विदेशियों के द्वारा किया जाना था। इस वजह से इसके विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया जो है लोगों की देखने को मिलती है। आयोग की जो भी संस्तुतियाँ थी उनको 1930 में पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। अब भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही, भारतीयों का क्या रिएक्शन रहा, उसके बारे में जानते हैं। सभी सदस्य अंग्रेज थे और सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। ये नारा विशेष रूप से लाला लाजपत राय ने दिया था, साइमन गो बैक, ठीक है? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि हुआ था
दिसंबर 1927 में 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एम.ए. अंसारी ने। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है ये आपका पहुंच जाता है बॉम्बे, और बॉम्बे में इसका तीव्र विरोध किया जाता है। मद्रास अधिवेशन में ही इसी बीच पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है वो नेहरू जी के प्रयासों से पारित कर दिया जाता है। इसी चरण में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे वे प्रमुख युवा राष्ट्रवादियों के रूप में उभरे थे। अब जो प्रतिक्रिया हुई साइमन कमीशन के विरुद्ध, पुलिस को दमनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाते हुए ये भी नहीं देखा कि सामान्य लोग तो पिस ही रहे हैं इसमें। इसके साथ साथ तत्कालीन समय में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे या वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया गया, चाहे नेहरू हो, चाहे जीबी पंत हो, चाहे लाला लाजपत राय हो। ऐसे वरिष्ठ नेताओं को भी डंडों से पीटा गया। 17 नवंबर 1928 को इसी लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति का क्या प्रभाव पड़ा? साइमन कमीशन की जब नियुक्ति की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो इसने कहीं न कहीं जो मौलिक राष्ट्रवादी ताकत थी और जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, भारतीय युवा वर्ग था, उसको और ज़्यादा उत्तेजित करने का काम किया। लॉर्ड बिरकनहेड इस टाइम पे भारत सचिव हुआ करता था, तत्कालीन सचिव था। तो लॉर्ड बर्किनहेड ये मानता था कि भारतीयों को कहीं न कहीं स्वशासन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं वो सर्वसम्मत संविधान नहीं बना सकते हैं और वे इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। जैसे हम आगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो नेहरू रिपोर्ट जो थी उसका पर्पज ही यही था कि संविधान के लिए एक फॉर्मेट तैयार करना, एक मसौदा तैयार करना। इसी वजह से नेहरू रिपोर्ट को संविधान का मसौदा तैयार करने की दिशा में भारतीयों के प्रथम प्रयास के तौर पर आप देखते हैं। ठीक है, तो बिरकनहेड की जो चुनौती थी कि भारतीय सर्वसम्मत संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी और मई 1928 में पहले दिल्ली और फिर पुणे में सभी नेताओं का क्या बुलाया गया? सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। और इसी सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया और इस समिति के द्वारा ही एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई 1928 अगस्त में, और इसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो उप समिति बनाई गई थी, इसमें जो और सदस्य थे उनके नाम भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. एनी, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, शोएब कुरैशी, जी.ई. प्रधान, ये इस उप समिति के अन्य सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में बेसिकली डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी, जिसका आगे जाकर के कांग्रेस के लोगों ने ही विरोध किया था। खास करके जो युवा राष्ट्रवादी थे, उन्होंने नेहरू की इस मांग का विरोध किया था। विरोध करने के पीछे का रीजन समझिए। नेहरू ने जो शब्द यूज किया वो था डोमिनियन स्टेट्स, यानी औपनिवेशिक स्वराज्य, यानी ब्रिटेन के अंतर्गत एक उपनिवेश की तरह। यानी भारत को स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी भारत ब्रिटेन के अंतर्गत एक उपनिवेश की तरह कार्य करेगा, लेकिन उसके अंदर का जो भी संचालन है, उसका जो भी प्रशासनिक संचालन है, वो भारतीय लोग ही करेंगे। लेकिन रहेगा किसकी छत्रछाया में? ब्रिटेन की छत्रछाया में। तो जो युवा राष्ट्रवादी थे, वो चाहते थे कि इस जगह पर नेहरू को जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए थी कि पूरी तरीके से भई हमको फ्री कर दीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट की क्या मुख्य अनुशंसाएँ थीं, उनको देखिए। अ, नेहरू रिपोर्ट में ये डिमांड की गई कि भारत को पूरी तरीके से औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए, जिसके बारे में मैंने भी आपको समझाया। कंप्लीट डोमिनियन स्टेट्स, जिसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो निर्वाचन व्यवस्था की बात 1909 के एक्ट के समय से चली आ रही थी, उसको समाप्त करने के बारे में बात की गई। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का जिक्र किया गया। 19 मौलिक अधिकारों की डिमांड इस नेहरू रिपोर्ट में की गई। नागरिकों के लिए 19 जो है मौलिक अधिकार होने चाहिए। इनकी बात यहाँ पे देखने को मिलती है। केंद्र और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए और 2 सदन यहाँ पे बनाए जाएं। निम्न सदन में 500 सीटें हों, उच्च सदन में 200 सीटें हों। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया जाए और जो मेन शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो केंद्र के पास रखी जाएं। सिंध को मुंबई से अलग करके जो है एक अलग प्रांत बनाया जाए और भारत में एक प्रतिरक्षा समिति या
जो न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और लोक सेवा आयोग, इन चीज़ों की क्या की जाए, स्थापना की जाए। ये नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाएँ थीं। अब इसके बाद में इस पर मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया किस तरीके से रही। सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने की बात की गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो था वो इससे सहमत नहीं था। ठीक है। दिसंबर 1927 में इसी को लेकर के मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन होता है, जहां पर वो 4 डिमांड्स रखते हैं। और इसी महीने में दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है, जिसमें ये जो 4 मांगें जो कि दिल्ली अधिवेशन जो कि मुस्लिम लीग का था उसमें रखी गई थी, इनको मान लिया जाता है। समझिएगा, हैं चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर के विवाद हुआ था। मैं आपको फिर दोबारा से थोड़ा-सा इसको क्लियर करूँ। सांप्रदायिक निर्वाचन का मुद्दा यानी मुस्लिमों को संप्रदाय के आधार पर जो निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी, वो समाप्त करने की बात नेहरू रिपोर्ट में की गई। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये नहीं चाहता था। इस वजह से उन्होंने अपनी 4 माँगें रखीं। किसमें रखीं? मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में दिसंबर 1927 में। और आगे चीज़ों को कहीं न कहीं ये देखते हुए कि इन माँगों को लेकर के कहीं आपस में वैमनस्य नहीं पैदा हो जाए, विभाजन की स्थिति नहीं आ जाए, इसको देखते हुए कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ सेम मंथ में, और जो 4 माँगें रखी गई थीं मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में, उन चारों माँगों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इन जो 4 माँग थी, ये 4 डिमांड्स जो थी मुस्लिम लीग की, जिनको स्वीकृति प्रदान की गई थी, इसको दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ठीक है? इसको क्या कहा गया? दिल्ली प्रपोज़ल, दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ये 4 माँगें कौन-सी थीं जिनको स्वीकृत कर लिया गया था? पहली थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाएगी और मुस्लिमों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण कर दिया जाएगा, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को यहाँ पे हटा दिया गया। तो ये बीच का रास्ता कहीं न कहीं यहाँ पे निकाला गया। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1 तिहाई स्थान आरक्षित किए जाएँगे। पंजाब और बंगाल में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा और सिंध, बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाएगा। ये 4 माँगें थीं, जिनको दिल्ली प्रस्ताव के अंतर्गत हम रखते हैं। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई दूसरे पक्ष की? हिंदू महासभा के द्वारा इनमें से 2 माँगों का प्रबल रूप से विरोध किया गया। माँग नंबर 3, माँग नंबर 4। तीसरी माँग क्या थी कि पंजाब और बंगाल में मुस्लिमों को आरक्षण देने की जो बात की गई थी, इसको हिंदू महासभा के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके साथ-साथ हिंदू महासभा के द्वारा सिंध, बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत नामक जो 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों के गठन की बात की गई थी, इसका भी इसने विरोध किया। तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं वही स्थिति आ गई, विरोध की स्थिति आ गई। तो बाद में नेहरू रिपोर्ट में एक समझौतावादी रास्ता निकाला गया कि भाई इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो सॉल्यूशन निकालने के बाद में ये चीज़ें इस तरीके से हुई कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था की जो है बात कही गई यहाँ पे कि ये जो व्यवस्था है निर्वाचन की, ये संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था रहेगी और कुछ मुस्लिम सीटों का आरक्षण किया जाएगा, लेकिन सब जगह पे नहीं किया जाएगा। मुस्लिमों को सीटों के आरक्षण की बात जो कही गई थी, वे सिर्फ़ ऐसी जगहों पे की गई थी, जहाँ पर मुस्लिम अल्पमत में हैं, जहाँ अल्पसंख्यक के तौर पे हैं, वहाँ पे इनको रिज़र्वेशन दे दो, हर जगह पे मत दो। ये बीच का रास्ता था। डोमिनियन स्टेट्स की प्राप्ति के बाद ही सिंध को पृथक किया जाए। जैसे ऊपर देखा था हमने कि सिंध को बम्बई से अलग करके एक अलग प्रांत बनाने की बात की गई थी, तो यहाँ पर भी एक बीच का रास्ता निकाला गया। और बीच का रास्ता क्या था कि जब तक डोमिनियन स्टेट्स जो है वो प्राप्त नहीं हो जाता है, औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक सिंध को नहीं पृथक किया जाएगा, उसके बाद ही सिंध को अलग किया जाएगा। और एक सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बात जो है यहाँ पे की गई। ठीक है? जिन्ना के द्वारा इसमें भी एक संशोधन प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया 1928 में कोलकाता में, जहाँ पर नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा की गई। यानी ये जो सम्मेलन बुलाया गया था कोलकाता का सर्वदलीय सम्मेलन दिसंबर 1928 में, ये बुलाया ही इसलिए गया था कि इसमें नेहरू रिपोर्ट की जो भी अनुशंसाएँ थीं, उनकी क्या की जाए, समीक्षा की जाए, रिव्यू किया जाए। तो इन समीक्षाओं के आधार पर जिन्ना के द्वारा 3 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिनसे वह सहमत नहीं था कि भाई नेहरू रिपोर्ट में ये चीज़ें हैं, इनसे हम सहमत नहीं हैं, तो मेरे द्वारा जो है 3 ये संशोधन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो ये जिन्ना के नेतृत्व में थे, 3 संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किए। पहला क्या था कि विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए 1 तिहाई स्थान आरक्षित किए जाएँ, ये डिमांड करी जिन्ना ने। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था जब तक नहीं हो पा रही है, तब तक पंजाब और बंगाल में मुस्लिमों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी पॉपुलेशन के रेशियो में सीटों का रिज़र्वेशन उनको दिया जाए और प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए। जैसा कि आप देख चुके हैं ऊपर, केंद्र के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ जिन्ना ने डिमांड की कि प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए। तो ये जो जिन्ना के द्वारा 3 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, इनको
बिल्कुल भी माना नहीं गया, इनको अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है? जिन्ना के जो प्रस्ताव थे, जिन्ना का जो प्रपोज़ल था, वो अस्वीकार कर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो थी, वो सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई। भाई कि हमारी जब इन संशोधनों को आप नहीं मान रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर अलग हो करके मार्च 1929 में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय माँगें जो है, वो प्रेज़ेंट करी। ठीक है? अब तक वो 3 संशोधनों की बात कर रहे थे, अब उन्होंने अपनी अलग से माँगें निकाल दी, 14 माँगें, 14 सूत्रीय माँगें जिसको कहा जाता है। और ये 14 सूत्रीय माँगों के बारे में अगर आप कहें, तो ये वही काम के लिए 14 सूत्रीय माँगों की डिमांड की गई थी, जो जिन्ना ने पहले जो 3 संशोधन प्रस्तुत किए थे, उसी पर्पज़ से। यानी नेहरू रिपोर्ट के बारे में जो अपनी आपत्तियाँ थीं, उन्हीं को यहाँ पर जिन्ना के द्वारा दोहराया गया था। नेहरू रिपोर्ट से ज़रूरी नहीं कि लीग ही परेशान थी या लीग ही असहमत थी, हिंदू महासभा भी नेहरू रिपोर्ट के कुछ अनुशंसाओं से सहमत नहीं थी। मुस्लिम लीग तो असंतुष्ट थी ही, इसके अलावा सिख समुदाय भी जो है नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसाओं से अप्रसन्न था। इसके साथ-साथ वह धड़ा कांग्रेस का, जिसका नेतृत्व स्वयं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जा रहा था, तो इनकी जो भी मानसिकता थी उसको फ़ॉलो करने वाले लोग भी इनसे सहमत नहीं थे। युवा वर्ग ख़ास करके वो असहमत था नेहरू नेहरू रिपोर्ट की जो कुछ अनुशंसाएँ थी उनसे। लेकिन अ, इन असहमति को भी दरकिनार करते हुए नेहरू और बोस ने कांग्रेस की जो आपत्तियां थी उनको अस्वीकार कर दिया और संयुक्त रूप से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया 1928 में। ठीक है, तो मेनली जो आपका पूरा चैप्टर था जिसमें हमने साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट पर जो रिएक्शन था अलग अलग लोगों का, उसके बारे में बात की। अब इसके साथ आपका ये चैप्टर ये तो खत्म हो गया, लेकिन चैप्टर के अंत में हम एक बार फिर से साइमन कमीशन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट में जो है डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं ताकि और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी, ठीक है? देखिए साइमन कमीशन रिपोर्ट जो थी, उसमें भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई थी क्योंकि इस रिपोर्ट में तो यही कहा गया था कि भारत अभी स्वराज्य प्राप्ति की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि भारतीय अपना एक संविधान जो कि सर्वसम्मति से बना हुआ संविधान हो, वो बनाने में सक्षम नहीं है। इस वजह से भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य अभी नहीं दिया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की। नेहरू रिपोर्ट में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी से जल्दी देने की सिफारिश की गई थी। पहला मूल अंतर दोनों में ये हो गया। इसके बाद में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया था साइमन कमीशन रिपोर्ट में। और दूसरी तरफ नेहरू रिपोर्ट में देखते हैं तो केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर, गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। साइमन कमीशन रिपोर्ट में भी साइमन कमीशन रिपोर्ट में गवर्नर जनरल के अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई हनन नहीं किया गया। और नेहरू रिपोर्ट में गवर्नर जनरल के बारे में क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया जाना चाहिए। केवल संवैधानिक प्रमुख, जिस तरीके से राष्ट्रपति की स्थिति होती है, उस तरह की स्थिति गवर्नर जनरल की रखने की सिफारिश की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। चौथा जो अंतर है साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में, वो है सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की गई थी साइमन कमीशन रिपोर्ट में कि संप्रदाय के आधार पर जो चुनावी व्यवस्था प्रचलित है इसको जारी रखा जाए। और नेहरू रिपोर्ट में सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश की गई। इसने मुसलमानों के लिए कुछ चीजें सीटें जो है आरक्षित करने का भी सुझाव दिया। पांचवा अंतर, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था साइमन कमीशन रिपोर्ट में, जबकि नेहरू रिपोर्ट में नागरिकों के लिए 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश साइमन कमीशन के द्वारा नहीं की गई और नेहरू रिपोर्ट के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी। और अंतिम चीज जो है दोनों में अंतर, वो देखते हैं कि भारत के लिए एक प्रतिरक्षा समिति हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, उच्चतम न्यायालय इत्यादि की स्थापना का कोई भी उल्लेख साइमन कमीशन रिपोर्ट में नहीं था। जबकि इसके विपरीत हम नेहरू रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट, एक प्रतिरक्षा समिति और संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि की स्थापना की सिफारिश की गई थी। आशा करता हूँ दोनों चीज़ों में आप जो अंतर है साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में उसको समझ पाए होंगे। ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोज़ आपको लगातार यहाँ से मिलती रहेंगी। बहुत जल्दी ही मैं आपको इस बुक को कंप्लीट करा दूँगा। क्लास अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।